सारे के सारे लिटरेचर का पूरी ग्रीको रोमन पीरियड, एज यू नो ग्रीको रोमन पीरियड में यहाँ पे हम पीरियड पढ़ेंगे जिसके अंदर दो शब्द हैं, ग्रीको और रोमन। ग्रीको बना ग्रीस से यानी यूनान से, और रोमन बना रोम से। क्लियर? यूनान और रोम की सभ्यता और उसका लिटरेचर पूरा आधार है, आधारशिला है बाकी दुनिया के लिटरेचर की। हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई डू वी स्टडी ग्रीको रोमन पीरियड। जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो वी शुड स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर एज यू नो बिगिंस विद रिनेसा। रिनेसा पीरियड से इंग्लिश लिटरेचर हमारा शुरू होता है, और रिनेसा से बहुत पहले यानी बिफोर बीसी, एडी में, एडी से पहले बिफोर बीसी में हमारा ग्रीको रोमन पीरियड था। यहाँ का लिटरेचर का एक तरह से रिवाइवल होता है रिनेसा के दौरान इंग्लिश लिटरेचर में। इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए हम इंग्लिश लिटरेचर को जानने के लिए ग्रीक लिटरेचर और यूनानी यानी रोमन लिटरेचर को पढ़ते हैं। इसमें हम दो हिस्सों में इसको पढ़ेंगे, चूँकि नाम है ग्रीको रोमन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीक लिटरेचर। ग्रीक लिटरेचर बिफोर बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम दो हिस्सों में बांटेंगे इसे, एक बिफोर बीसी यानी बीसी और एक एडी। बीसी जहाँ पर ख़त्म होता है यानी 146 बीसी, 146 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट का खात्मा होता है। रोमन यूनानियों को हराते हैं और ग्रीक सभ्यता की समाप्ति होती है और शुरुआत होती है रोमन एम्पायर की। ग्रीक लिटरेचर बेस था, इसको इमिटेट किया रोमन्स ने। रोमन्स ने कुछ नया नहीं लिखा, बल्कि जो कुछ भी लिखा गया था ग्रीक्स के द्वारा वो सारी चीज़ें इमिटेट की गई रोम के अंदर। इतनी बात क्लियर है? यानी ग्रीक्स ने जो कुछ भी लिखा, जो भी राइटर्स थे ग्रीक्स के, उसको इमिटेट किया। रोमन्स ने कुछ भी नया नहीं लिखा, और इन दोनों को इमिटेट किया बाकी दुनिया के लिटरेचर से संबंधित मैन ऑफ लेटर्स में। तो इंग्लिश लिटरेचर की आधारशिला हमारे ग्रीको रोमन पीरियड है। बिफोर बीसी की बात करें, इसको भी हम कई हिस्सों में डिवाइड करेंगे, रफली बता रहा हूँ सिर्फ। बिफोर बीसी मतलब इस बीसी में हमारा नाम आता है ग्रीक पीरियड का, और इस ग्रीक पीरियड से भी पहले आर्काइक पीरियड के नाम से एक पीरियड आता है, आर्काइक, ARCHAIC, आर्काइक पीरियड या ओल्ड ग्रीक पीरियड या एंशिएंट ग्रीक पीरियड। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। आर्काइक पीरियड का बड़ा कवि था होमर। होमर वॉज ए ब्लाइंड पोएट। होमर ने दो बड़े महाकाव्य लिखे, इलियड और ओडिसी। स्पेलिंग क्या थी इसकी? इलियड और ओडिसी, ये था। होमर ने दो बड़े महाकाव्य लिखे, इलियड और ओडिसी। दोनों महाकाव्य यहाँ पे
ये फंडामेंटल एक तरह से फाउंडेशन बने बाकी एपिक पोइट्री के। होमर एक ब्लाइंड पोइट थे और अभी तक कोई किसी तरह का भी लिटरेचर रिटर्न में नहीं था। ये इस ज़माने में केवल ओरल लिटरेचर लिखा जाता था और होमर या होमर के जैसे जितने भी राइटर्स थे वो सब थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ अपनी बातों को बनाते थे और ये पीरियड था पोइट्री का। लोग बोलते भी पोइट्री में थे, मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पोइटिक था। अगर आप पुरानी फिल्म देखें हीर रांझा को अगर आप देखें तो हीर रांझा का हर एक डायलॉग पोइट्री के अंदर है, तो कुछ उस अंदाज में वो ज़माना होगा। ये सब एपिक थे, ये दोनों एपिक थे। ये देखिए एपिक होता है महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब है बहुत बड़ी कविता। बैलेड होता है शॉर्ट पोयम, शॉर्ट नैरेटिव पोयम। एपिक होता है लॉन्ग नैरेटिव पोयम जो किसी बहुत बड़े बहुत ऊंचे किसी बहुत बड़े मकसद के लिए लिखी जाती है। उसका टॉपिक भी बहुत हाई होता है, डिग्निफाइड होता है, बहुत ही एलिवेटेड होता है, उच्च कोटि का। डिक्शन बहुत बेहतरीन होता है, ऑब्ससीनिटी बिल्कुल नहीं होती। जो भी बेहतरीन लिटरेचर लिखा जाता है उस लिटरेचर मतलब बेहतरीन लिटरेचर की क्लास में रखा जाता है हमारा एपिक को। होमर गांव-गांव घूम करके अपनी पोएम्स गाते थे और ये क्या थी, वीर गाथाएं थी। इलियड और ओडिसी यानी एक कहानी थी ट्रोजन वार की, यूलिसेस की कहानी थी, एक्लीस की कहानी थी, कैसे ट्रोजन वार हुए। देखिए अगर हम इस यूलिसेस की बात करें, होमर की बात करें, तो ये भी किसी ज़माने में जो घटनाएं घटित हुई थी यूनान के अंदर, यानी किस तरह से ट्रोजन वार हुआ, हेलन को कैसे वो लेके गया स्पार्टा का राजकुमार पेरिस, कैसे वो 10 साल तक युद्ध हुआ, कितने लोग वहाँ पर मरे और कितना मतलब उसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ, वो सारी चीज़ें पूरी कहानी को बयान किया है होमर के एपिक इलियड और ओडिसी के अंदर। आर्काइक पीरियड था ये। आर्काइक पीरियड के बाद हमारा आता है ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड में लिटरेचर किस तरह का था, कुछ भी नया ये लोग अभी पोइट्री के अंदर कुछ भी नया नहीं लिखना चाहते थे। आर्काइक पीरियड में जो होमर था इसमें बेसिकली 3 बड़े बड़े कवि थे, एक होमर और एक हेसियड और एक था सैफो। होमर, हेसियड और सैफो यानी 3 ये बड़े कवि आर्काइक पीरियड के थे और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है होमर का। बाकी सब लोगों ने इनको इमिटेट किया। उसके बाद आता हमारा ग्रीक पीरियड और इसमें अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में सूडो होमरिक पोइट्री लिखी गई। सूडो होमरिक पोइट्री यानी ऐसी पोइट्री जो होमर के द्वारा नहीं लिखी थी बल्कि होमर के पैटर्न पे लिखी गई थी। जिस पैटर्न पर होमर लिखते थे उसी पैटर्न पर ये पोइट्री लिखी गई और ये कहेंगे सूडो होमरिक यानी नॉट ओरिजिनल होमरिक बल्कि नकली होमर के स्टाइल में लिखी गई कविता। और इस स्टाइल में एक सबसे बड़ा नाम आता है द बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस। बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस। मेंढक और चूहों की लड़ाई, ये एक प्रकार का मॉक हीरोइक पोएम थी। जैसे मॉक हीरोइक पोएम होती है
एक बड़ी घटना को, बड़ी लेवल की घटना को एक बहुत ही तुच्छ से अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है मॉक हीरोइक पोएम। ये उसी तरह से, इसका नाम था सूडो होमरिक। होमर ने बहुत बड़े महाकाव्य लिखे। अब उस पैटर्न पर फ्रॉग और माइस की लड़ाई के ऊपर, मतलब इसका नाम, ये इंग्लिश टाइटल है और इसका ग्रीक टाइटल है, ग्रीक टाइटल था इसका बैट्रैकोमैकिया। ऑप्शन में अगर आ जाए, हो सकता है आपको के की जगह सी आए। ओरिजिनल तो ये के ही है, लेकिन सी भी आता है इसका। तो बैट्रैकोमैकिया, बैट्रा है इसमें, एज यू नो फ्रॉग के लिए आता है। बैट्रैकोमैकिया, तो इसका ये है द बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस। बहुत से लोग एनोनिमसली बोलते हैं इसको, एनोनिमसली इसको लिखा गया था। बहुत से लोग इसको होमर ने ही इसको लिखा था, लेकिन ये होमर के डेट की नहीं है। तो ज़्यादातर इसको ये माना जाता है कि ये इट वाज ए सूडो होमरिक पोइट्री। क्वेश्चन ये बन सकता है द बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस। मान लीजिए अगर ऑप्शन में होमर भी आता है, बाकी कोई नहीं आता है, तो आप होमर के साथ चले जाना। बाकी इसके लिए आप खुद भी करेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव यू एवरीथिंग, एवरी मतलब कंटेंट रिगार्डिंग द पेपर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू मस्ट बी मेटिकुलस। घात लगा के आप तैयार होने चाहिए। और जो क्या कहते हैं, खोजी, आपको खोजी होना ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं तो आप गूगल करें उसे, आप उसे देखें और उसके ऊपर पढ़ाई करें, मेहनत करें, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसा नहीं है कि जितना मैं बता दूंगा आप केवल उसी के चक्कर में रहें, तो पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ यहाँ पर बता देना, क्योंकि पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, और जो चीज़ मेन है वो ज़्यादातर तो आ जाती है सामने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इस लेक्चर में बताई जाए। तो कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप डिस्कस करें, अदरवाइज़ गूगल करें। मतलब आजकल के जितने भी पेपर्स होते हैं वो रटी रटाई वाली बात नहीं पूछते हैं, बल्कि वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको कितना कॉम्प्रिहेंसिवली अपने सब्जेक्ट पर कमांड है। सेंटेंस सीधा सीधा नहीं पूछते, बल्कि घुमा फिरा के वही बात पूछते हैं। तो जिसने कोर में स्टडी की है वही कामयाब होता है। कंपटीशन हर रोज़ टफ हो रहा है। तो ग्रीक पीरियड के अंदर, ग्रीक पीरियड आता है, इसमें पोइट्री की अगर हम बात करें तो ये सूडो होमरिक पोइट्री, इस वक्त में 3 हेडिंग में लिटरेचर लिखा गया, और वो हेडिंग थी हमारी फिलॉसफी, पोइट्री, और तीसरा था हमारा ट्रेजेडी। ग्रीक पीरियड में 3 हेडिंग में हमारी पोइट्री चली, और वो 3 हेडिंग थी हमारी फिलॉसफी, पोइट्री और ट्रेजेडी। फिलॉसफी शुरू होती है प्लेटो से और ट्रेजेडी ख़त्म होती है एरिस्टोटल से, और ग्रीक लिटरेचर में ये 2 बड़े नाम आते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि बिफोर ग्रीक पीरियड इट वाज एन आर्काइक पीरियड, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड होमर, हेजियड्स एंड सेफो वर 3 ग्रेट राइटर्स। एंड यू नो होमर वाज ए ब्लाइंड पोएट, ही वाज ए वांडरिंग पोएट। वो घूम घूम करके अपने पोएट्री गाता था, ब्लाइंड था, और अपने ज़माने की जो बहुत पहले घटना घटित हुई थी इलियड और ओडिसी के अंदर, ट्रोजन वार के अंदर, उसने अपनी बातें बताई हैं। ग्रीक यूनान उस समय छोटे छोटे आइलैंड्स में डिवाइडेड था, छोटे छोटे आइलैंड्स में डिवाइडेड था, और वो छोटे छोटे आइलैंड अपने आप में शहर थे, और उन शहरों में एक तरह से कंपटीशन रहता था। मतलब कुछ आइलैंड्स एक तरह से 2 ग्रुप बने हुए थे। ये सारे के सारे ग्रीक आइलैंड 2 ग्रुप में डिवाइड था। एक ग्रुप को लीड करता था एथेंस,
और दूसरा ग्रुप को लीड करता था स्पार्टा। और ग्रीक लिटरेचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं दो शहर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और ग्रीक और स्पार्टा आपस में ये पूरी लीग बनी हुई थी, आपस में मतलब एक ग्रुप बना हुआ था। तो कुछ ग्रीक आइलैंड्स जो थे वो एथेंस को सपोर्ट करते थे, मतलब एथेंस को लीडर मानते थे, और कुछ स्पार्टा को मानते थे। और आपस में इनकी भी लड़ाई झगड़े रहते थे। लड़ाई झगड़े शुरू से चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। लड़ाई झगड़ों का भी कारण था प्राइड। इन लड़ाई झगड़ों का भी कारण था गुरूर, घमंड। और यही घमंड आगे चलकर ग्रीक लिटरेचर का, ग्रीक ट्रेजेडी का हेमार्शिया कहलाया। हेमार्शिया एरर ऑफ जजमेंट, फैटल फ्लॉ। वो कौन सी गलती है जो ट्रेजिक हीरो को उसके डूम पर, उसकी विनाश बन जाती है, वो कौन सी चीज़ थी? तो ग्रीक ट्रेजेडी का जो हेमार्शिया था वो था प्राइड, और उसको हम ग्रीक भाषा में कहते हैं हुब्रिस, HUBRIS। अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज द हेमार्शिया ऑफ द ग्रीक ड्रामा, तो हेमार्शिया वाज एक्सेसिव प्राइड या इट वाज हुब्रिस, HUBRIS, हुब्रिस। जैसे मैकबेथ का हेमार्शिया हम कहें ओवरलैपिंग एम्बिशन। तो ग्रीक ड्रामे का, ग्रीक ट्रेजेडी का जो हेमार्शिया था वो था ह्यूब्रिस। एथेंस और स्पार्टा में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, 2-3 लीग भी चली, इसमें लड़ाइयाँ लड़ी गई, और उसमें ज़्यादातर मामलों में स्पार्टा की जीत होती है। स्पार्टा की जीत होती है, एथेंस हारता है। एथेंस जगह ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों की थी, और इसी जगह बहुत बड़े बड़े फिलासफ़र पैदा हुए, और उसमें अरस्तु, प्लेटो, सोक्रेटिस महान थे। मैंने बताया कि ग्रीक लिटरेचर हमारा 3 हेड में लिखा गया, और उसमें था पहला हेडिंग हमारी फ़िलासफ़ी,